नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए आज के इस वीडियो में 50 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सिलेक्टेड 50 साइंस के क्वेश्चंस, आप पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए इनमें से कितने आप सही कर पाते हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, फ्री वीडियो है, पूरा देखिए। 100% श्योर क्वेश्चंस है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज अपडेटेड आपके लिए वीडियोस देते हैं और हमारे चैनल पर आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं साइंस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखते हैं कितने आपसे बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नींबू कैंकर पादप रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो नींबू कैंकर पादप रोग ये जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव से होता है। जीवाणुओं के द्वारा होता है कैंकर रोग, जो कि एक पादप रोग है और ये नींबू में होता है। गेहूं की रस्ट पादप रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो गेहूं का रस्ट पादप रोग ये कवक सूक्ष्म जीव से होता है। तो यहां पर आपके लिए तीन तीन क्वेश्चन एक ही साथ पूछे जा रहे हैं। रस्ट रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। रस्ट रोग किस में होता है? तो पादपों में होता है। रस्ट रोग किससे होता है? तो कवक के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की रस्ट पादप रोग का संचरण का तरीका क्या है? तो जब गेहूं में रस्ट पादप रोग लगता है तो वह वायु और बीजों के द्वारा लगता है। राइट आंसर हो जाएगा। भिंडी का पीत पादप रोग का संचरण कैसे होता है? तो भिंडी का पीत पादप रोग का संचरण कीटों के द्वारा होता है। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाएं जैसे जीवाणु की क्रिया से अपघटित हो जाना कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे जीवाणु की प्रक्रिया से अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। एक संश्लेषित रेशा जिससे बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो एक संश्लेषित रेशा जिससे बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं वह पॉलिएस्टर कपड़ा कहलाता है। मरी हुई वनस्पति के धीमे प्रक्रम से कोयले में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो मरे हुए वनस्पति के धीमे प्रक्रम से कोयले में परिवर्तन होना कार्बनीकरण कहलाता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो वृषण नर युग्मक शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न क्या करता है? तो अंडाशय मादा युग्मक अंडाणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। बाहरी निषेचन किसमें होता है? तो मछलियों में बाहरी निषेचन होता है। वह जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम किस वर्ग में रखते हैं? तो वह जंतु जो अंडे देते हैं वह अंड प्रजक कहलाते हैं। अमीबा दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अमीबा दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहा जाता है। एडम्स एप्पल किसे कहते हैं? तो स्वर यंत्र जो हमारे गले में स्थित होता है वह एडम्स एप्पल कहलाता है। प्रोटिस्टा जीवधारियों में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो प्रोटिस्टा जीवधारियों में प्रजनन उपरोक्त दोनों अर्थात लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। विटेकर का सुझाए गए जगत वर्गीकरण क्या है? तो विटेकर ने जो है 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत हमें दिया था। शैवाल को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है, वे कौन से हैं? तो शैवाल फियोफाइसी, रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी, इन 3 प्रमुख भागों में विभक्त होते हैं। ऐसे पौधे जो मिट्टी में उगते हैं लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर होता है वह क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे जो मिट्टी में तो उगते हैं परंतु उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर होता है ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वे पौधे जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। समुद्री अखरोट या कंकत जैली किसे कहते हैं? तो समुद्री अखरोट या कंकत जैली टीनोफोर जो कि कंकत धर भी कहलाते हैं। जीव संदीप्ति यानी कि प्राणी का प्रकाश उत्सर्जन करना किसकी मुख्य विशेषता है? तो कुछ प्राणी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ये टीनोफोर के कारण होता है। किस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है? तो संघ
प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। प्राणी संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा संघ प्राणी संसार का सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो संघ मोलास्का प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। सरल जीवों को कई भागों में काट दिया गया तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव बनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो सरल जीवों को कई भागों में अगर काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बनता है, ये पुनरुद्भवन कहलाता है। कैलस किसे कहते हैं? तो कोशिकाएं का विभाजित होकर अनेक छोटे रूप समूह बनाना कैलस कहलाता है। गतिशील जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक कहलाती है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। अलैंगिक जनन किसमें मुकुलन से होता है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन से होता है। निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, पुरुष जनन तंत्र का भाग है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? तो भ्रूण को मां से पोषण मिलने की विशेष संरचना प्लेसेंटा कहलाती है। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी? तो गिरजाघर में मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, चर्च में। मेंडल विज्ञान एवं गणित की शिक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय गए थे? तो मेंडल विज्ञान और गणित की शिक्षा के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर प्रयोग किया? मेंडल ने अपने कौन सा पौधा चुना अपने प्रयोगों के लिए? तो मटर के पौधे को चुना मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए। डार्विन किस देश के निवासी थे? तो डार्विन इंग्लैंड के निवासी थे। अभिलक्षण किसे कहते हैं? तो बाहरी आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो जीव के परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल किसके चार मुख्य वर्ग हैं? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल सूक्ष्म जीवों के मुख्य चार वर्ग हैं। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न कैसे होते हैं? तो विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे केवल परपोषी रूप में गुणन करते हैं, इसीलिए वो अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो खांसी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, जुखाम, ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड और क्षय रोग किससे होने वाले रोग हैं? तो टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कौन एक कोशीय सूक्ष्म जीव का उदाहरण है? तो जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल एक कोशीय सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख कौन से हैं? तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो लैक्टोबैसिलस प्रमुख रूप से है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किस सन में हुई थी? तो 1789 में चेचक के टीके की खोज हुई थी। बैसिलस एथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बैसिलस एथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? तो ईस्ट की सहायता से अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। तो दोस्तों, ये थे 50 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। आज आपके लिए 50 साइंस, 50 जीके और 100 साइंस और जीके के मिक्स क्वेश्चन 3 वीडियो मिलेंगे। तो तीनों वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा अगर आपके लिए अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम जीके जीएस के 50 मिक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मास्टर वीडियो है हर एग्जाम के लिए। जीके का सेक्शन आता तो सबसे है लेकिन बनता कुछ से है। वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए जितने क्वेश्चन आपसे आते हैं क्या उतने आपसे बनते हैं। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए। वीडियो पर अगर आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल पर रोज वीडियो अपडेटेड आपके लिए मिलती हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के पास में स्थित है? तो महात्मा गांधी द्वारा स्थित
स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन गगनयान वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। यह मिशन किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो मिशन गगनयान, यह मिशन भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसमें इसरो अपना सहयोग कर रही है। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। भारत का नया 18वां रेलवे जोन 27 फरवरी 2019 को किसे बनाया गया था? तो भारत का नया 18वां रेलवे जोन 27 फरवरी 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे को बनाया गया था। फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म का संबंध किस नेता से है? तो फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म का संबंध महात्मा गांधी जी से है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 से मार्सेलो ग्लीसर को 19 मार्च 2019 को देने की जिसकी घोषणा हुई थी। ये पुरस्कार जो दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार, इसमें कितनी राशि दी जाती है, मेन क्वेश्चन है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार में 11 लाख ब्रिटिश पाउंड दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद पदक से किस देश द्वारा 4 अप्रैल 2019 को सम्मानित किया गया? तो जायद पदक किस देश के द्वारा दिया जाता है, मेनली क्वेश्चन ये है। तो जायद पदक जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले विनोबा भावे जी थे। इसरो के गगनयान मिशन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? तो डॉक्टर VR ललितांबिका जी के लिए इसरो के गगनयान मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, इस पुस्तक को अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 की महिला एकल विजेता सिमोना हालेप जी रहीं। हाल ही में विमोचित नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो हाल ही में विमोचित द नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि उलूक कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के 18वें तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। समग्र जल सूचकांक 2016-17 की रिपोर्ट 14 जून 2018 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में 14 राज्यों में सर्वश्रेष्ठ समग्र जल प्रबंध करने वाले राज्य के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया? तो गुजरात राज्य इस श्रेणी में अव्वल रहा। न्यायालय परमादेश रिट का प्रयोग करके किसके विरुद्ध अपना काम कर सकता है? तो न्यायालय परमादेश रिट का प्रयोग जो है विकल्प 1 और 3 यानी कि सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध और अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, इन दोनों पर ही इस रिट का प्रयोग कर सकता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता जो 2018 की थी, उसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता जीती। पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड ये VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 का कितना रहने का अनुमान है? यह रिपोर्ट 28 फरवरी 2019 को जारी हुई थी। तो भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 में लगभग 281.37 मिलियन टन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिक्किम में है। बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण स्कूलों में प्रोजेक्ट धूप की शुरुआत 9 अप्रैल 2018 को हुई? तो बच्चों में विटामिन डी की कमी को देखते हुए स्कूलों में प्रोजेक्ट धूप की शुरुआत 9 अप्रैल 2018 को हुई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बना दिया गया। फिल्म फेयर व जी सिने पुरस्कार 2019 का वितरण 23 मार्च 2019 को मुंबई में हुआ।
सही सुमेलित करना है आपके लिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फिल्म फेयर और जी सिने पुरस्कार में राजी रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया, उपर्युक्त सभी सही इसमें हैं। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर 2018 के लिए 2019 में किसे सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर 2018 के लिए 2019 में विराट कोहली को सम्मानित किया गया। 1878 के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? तो रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। झुंझुनू शहर किस देश में स्थित है जहां भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नेस्कॉम कंपनी अपना आईटी कॉरिडोर शुरू करेगी? तो झुंझुनू शहर चीन में स्थित है जहां भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी नेस्कॉम अपना आईटी कॉरिडोर शुरू करेगी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में पहली किस फसल उगाने की उपलब्धि 2017 में हासिल की? तो नासा ने गेहूं की फसल 2017 में अंतरिक्ष में उगाने की उपलब्धि हासिल की है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? तो सिमोना हॉलेप फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता 2018 की महिला एकल की विजेता रही। एग्जाम वॉरियर पुस्तक का लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नसीम जैदी इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में हैं? तो मेघालय राज्य में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नसीम जैदी जी हैं। निम्न में से किसे प्रशासकों की आचार संहिता कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासकों की आचार संहिता कहा गया है। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? नसीम जैदी जी हैं। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1932 में सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम जे मैकडॉनल्ड थे। भारत का बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक तथा देना बैंक का विलय कब प्रभावी हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा निर्वाचित हुए थे। कृषि विकास परियोजनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी की जांच के लिए ये जोड़ा सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो डी यहाँ पर सही नहीं है विकास परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? तो विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता एंजेलिक कर्बर जर्मनी से रही। द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड विंदेश्वरी पाठक जी ने लिखी है। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि जी योग दर्शन के प्रतिपादक थे। हाल ही में संग्रह दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वागम्य का लोकार्पण किसके द्वारा हुआ? तो संग्रह दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वागम्य का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर लगभग हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो दोस्तों ये थे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 100 क्वेश्चंस की मिलेगी जिसमें जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।